नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकेश राजपूत। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब संघ की शाखाएं नजर आ सकती हैं। हैरान मत होइए, संघ की किताबें हरियाणा में जो अब सरकारी स्कूलों में दी जा सकती हैं। हरियाणा सरकार अब सरकारी स्कूलों में उन किताबों को पढ़ाने का मन बना रहा है जिन्हें पिछले 2 दशकों से संघ की शाखाओं में बांटा जा रहा है। इन पुस्तकों के लेखक आरएसएस के कार्यकर्ता दीनानाथ बत्रा हैं। ये वही दीनानाथ बत्रा साहब हैं जो खुद को किताबों का सोशल ऑडिटर कहते हैं और हिंदुत्व पर इनका विशेष जोर है। हरियाणा के पाठ्यक्रम में पहले भगवत गीता और अब संघ की किताब। जाहिर है कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों ने कुछ कहना भी शुरू कर दिया है कि हरियाणा की मनोहर सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। बिग बुलेटिन में आज बिग डिबेट इसी विषय पर होगी और खास बात यह है कि आज हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा मंत्री खुद इस बिग डिबेट में शामिल होने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले हमारे इस खास रिपोर्ट से। पहले भगवत गीता, अब बत्रा की बुक। क्या संस्कारों में आएंगे अच्छे दिन या शिक्षा का भगवाकरण ही सिखाएंगे संस्कार? हरियाणा के गांवों में, शहरों की गलियों या फिर चौपालों में ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार दीनानाथ बत्रा की नैतिक किताबों को हरियाणा के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है और जल्द ही ये फरमान भी जारी हो सकता है। इन किताबों का ज्ञान भले ही हकीकत से कोसों दूर हो, लेकिन मनोहर सरकार इन किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मन बना चुकी है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको मैं फोन करता रहता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रिंसिपल थे, मैं उनके साथ अध्यापक था। हरियाणा में लागू होने जा रही है इनकी पाठ्य पुस्तकें, उन पर हमने कल वो मंगवाया। दरअसल हरियाणा में नई शिक्षा नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को पंचकुला में प्रदेश के शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद इकट्ठे हुए। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी बैठक होगी। मुमकिन है कि इस बैठक के बाद दीनानाथ बत्रा की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाए। दीनानाथ जी बत्रा हमारी शिक्षा सलाहकार समिति के अधिकारी हैं और कल की जो चर्चा है उसमें वो सब भी रहने वाले हैं। शिक्षा के ऊपर एक आमूलचूल परिवर्तन, नीति के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, अध्यापक की दिनचर्या के बारे में, इन सब गहन विषय पर, क्योंकि ये गंभीर विषय है। एजुकेशन इन इटसेल्फ इज ए वेरी ग्रेट थिंकिंग। संस्कार क्षम शिक्षा होनी चाहिए और संस्कार क्षम शिक्षा का अर्थ ये है कि जो भी संस्कार जिस भी जगह से लिया जा सकता है उसको लेने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो संस्कार हमको किसी ग्रंथ से मिले, चाहे किसी महापुरुष के वाक्यों से मिले, चाहे किसी लोकोक्ति में से मिले। हम शिक्षा को संस्कार क्षम बनाना चाहते हैं। ये जहाँ से मिलेगा वहाँ से मिलेगा। तो दीनानाथ बत्रा ने हरियाणा के भविष्य की किस्मत लिखी है। इनकी दलील है कि उनकी किताबें बच्चों को अच्छाई के रास्ते पर ले जाएंगी। जो बनाया दृश्य मेरे सामने हरियाणा के बालक का है वो ये कि हरियाणा का बालक शारीरिक दृष्टि से सबल, प्राणिक दृष्टि से संतुलित, मानसिक दृष्टि से सद्विचारी, बौद्धिक दृष्टि से सत्यान्वेषी, आत्मिक दृष्टि से सेवाभावी होना चाहिए। ऐसा हरियाणा का बालक हो और ऐसे हरियाणा के बालक को बनाने के लिए शिक्षा दी जाए। संघ के आंगन में पलने बढ़ने वाले दीनानाथ बत्रा गुजरात में नई शिक्षा नीति को लागू करवा चुके हैं। अब हरियाणा की बारी है। उनकी किताबों को लेकर गुजरात में खूब हंगामा हुआ था, लिहाजा हरियाणा में भी बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या संस्कारों की दुहाई देकर सरकार शिक्षा के भगवाकरण की ओर बढ़ रही है? टीटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
आपने ये खास रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को दिखाकर हम खुद समझना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर मनोहर सरकार चाहती क्या है। और आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता केवल ढींगरा साहब। आप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर हैं। हमारे साथ हैं परवीन अत्रे जी, आप इनेलो के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर मंजीत सिंह जी, आप शिक्षाविद हैं। और हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल साहब पूरी जो आज की चर्चा है इसका निष्कर्ष निकालेंगे, खुद समझेंगे, हमें समझाएंगे। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज इस परिचर्चा में जो सबसे अहम भूमिका इस मसले पर निभा सकते हैं हरियाणा सरकार में, जी हाँ बिल्कुल, रामविलास शर्मा साहब हैं जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। आप सभी का बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें हम कह रहे हैं कि अब आप बत्रा साहब की किताबों को, जो पहले संघ के कार्यालयों में और जो लोग आपसे जुड़े हैं संघ के कार्यकर्ताओं के तौर पर, उनको बांटी जाती थी, अब इन किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पूरी तैयारी है? देखिए मुकेश जी, आपने मुझे बुलाया और सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान गोविंद ठुकराल, श्री केवल ढींगड़ा और सरदार मंजीत सिंह जी और परवीन अत्री जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। दीनानाथ जी बत्रा पिछले 35 साल से वो शिक्षा को समर्पित हैं। लगभग 1 लाख विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में विद्या भारती के माध्यम से चलते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि श्रीमान दीनानाथ बत्रा प्रिंसिपल थे गीता विद्यालय के कुरुक्षेत्र में, मैंने उनके साथ अध्यापन का काम किया है। और एक चीज को विवादित बना देना, एक जब कोई न कोई बात आती है तो एक गाली के रूप में भगवा का प्रयोग किया जाता है। अब भगवे में क्या बुराई है? भारत का राष्ट्रीय झंडा है, उसकी ऊपर की पहली पट्टी का रंग भगवा है, सूरज की पहली किरण का रंग भगवा है, सूर्य अस्त का रंग भगवा है। भगवा हिंदुस्तान में एक आदर सूचक रंग है। और कोई भी अच्छी बात की शुरुआत जब कोई सरकारें करती हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का आयरलैंड में संस्कृत के श्लोक आयरलैंड के बच्चों ने उनके स्वागत में बोले। और ये बात यदि हिंदुस्तान में संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो लोग फटाफट कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये भगवाकरण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एजेंडा है वो एकदम साफ है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएं तो वहां पे संस्कृत के जो श्लोक हैं उससे स्वागत कराया जाए आयरलैंड में। और फिर प्रधानमंत्री कहें कि अगर ऐसा स्वागत मेरा भारत में हो गया होता तो उस पर टीवी पे डिबेट होती, एक इशू बन गया होता। तो इशू बनाना और शो को हिट करवाना, ये तो शोमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है उसमें कोई दो राय नहीं, वो नंबर 1 है। और अब जो हम बात कर रहे थे तिरंगे की, तो तिरंगे में खाली भगवा रंग नहीं है मंत्री जी, उसमें सफेद भी है, की जो पट्टी उसमें हरा भी है। हाँ, तो आप जो झंडा तिरंगे, जो तिरंगे का जो रंग है ना, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। हाँ, जो भारत की आजादी से पहले 2 समितियां बनी थी। हाँ, एक संविधान समिति जिसके चीफ थे बाबा साहब अम्बेडकर, हाँ, एक झंडा कमेटी बनी थी। हाँ, और उस झंडा कमेटी ने जो पहली रिपोर्ट दी थी, हाँ, उसमें यह कहा था हाँ, कि भारत का राष्ट्रीय झंडा हाँ, केवल भगवा हो सकता है, हाँ, क्योंकि पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भगवे के प्रति एक श्रद्धा। अच्छा चलिए, कुछ लोग तो जो है ना वो भगवा को मानते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो भगवा उनके लिए पूजनीय कलर है, हम भी उनमें से एक है। लेकिन जो तीसरा कलर है ना, जो हरा रंग होता है, और जो मुस्लिम लोग मानते हैं, आज ईद का दिन भी है, वो जो हरे रंग वाले हैं ना, उनको जब आप भगवा ज्यादा दिखाते हैं तो पसंद नहीं आता। खैर वापस लौटेंगे आपके पास। ठुकराल जी, ये जो तर्क मंत्री जी ने दिया, इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो 3 रंग है ना जी, वो कम्युनल नहीं है, फिरकापरस्ती का एक प्रदर्शन नहीं है। वो हिंदुस्तान की जो भिन्न भिन्न रंग है,
हमारी जो भिन्न भिन्न कल्चर है, हमारी जो मल्टीफेसेड हमारा चेहरा है, उसको दिखाते हैं। वो एक धर्म से, एक जाति से, एक भाषा से या एक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। उसको हम इस तरीके से ना देखें। वो तीनों रंग जो है एक हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हिंदुस्तान का टोटल जो है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। वो जो केसरी रंग है उसके क्या मायने हैं, सफेद रंग के क्या मायने हैं और हरे रंग के क्या मायने हैं, ये कृपया हमें समझाइए ठुकराल साहब। देखिए, आपका केसरी रंग आपकी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप वीर हैं, शक्तिशाली हैं। सफेद रंग आपका बताता है कि आप शांति प्रिय भी हैं। हरा रंग बताता है कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका आपके खेत खलियान से भी संबंध है, उसका कुदरत की खूबसूरती से भी संबंध है। उससे सब कुछ उपज होगा। ये तीनों रंग इस तरीके से चलते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहें कि कौन सी धर्म में किस धर्म का रंग क्या है, तो उसमें सफेद को कहाँ ले जाएंगे? चलो, हरा तो हो गया मुसलमानों का और भगवा हो गया हिंदुओं का, तो फिर सफेद किसका रंग हो गया? सफेद ईसाइयों को दे देते हैं। दे दीजिए। नहीं, उसका मतलब ढींगरा साहब आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप सफेद कमीज पहन के बैठे हैं। ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाना पत्रकारिता का धर्म है, और जो लोग सीधे रामविलास शर्मा जी से सवाल नहीं कर सकते, उनके सब सवाल आज हम बिग बुलेटिन में उठाएंगे। ये जो बत्रा साहब की किताबें हैं, जाहिर है इनमें अच्छी बातें भी होंगी और हिंदुत्व की बात करना बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये चीज कांग्रेस को तो नागवार गुजरेगी मुझे लगता है। नहीं, देखिए, जो भगवा की बात कर रहे हैं अभी, भगवा की बात नहीं है, ये बेसिकली आरएसएस एजेंडा है। ये आरएसएस का जो एजेंडा है, जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो आरएसएस की उस शाखाओं में पढ़ाई जा रही हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पहली जो बुक्स लगी हुई थी उसमें क्या खराबी थी? अगर उनमें कोई खराबी थी, उनको क्यों बदला जा रहा है? अगर उनके साथ ऐड की जा रही है तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या पहले वाली जो बुक्स थी उनमें कोई दिक्कत आ रही थी क्या किसी चीज में? नहीं तो उनसे क्या बच्चे पढ़ के क्या प्रॉब्लम है? आगे नहीं चल रहे थे? उन बुक्स को पढ़ के पहले बच्चे जो हैं, कल्पना चावला, मेडिकल कल्पना चावला का उदाहरण है, और कितने बच्चे नासा में गए, कितने बच्चे आईएएस की स्टडी में गए, कितने बच्चे अच्छे अच्छे संस्थान में गए। तो ये चीज करने का आरएसएस का एजेंडा क्यों है? बात तो यहां है। और जहां तक इनकी बात है, ये आज इस चीज की बात करते हैं, गीता की बात नहीं करते हैं। भगवत गीता एक ग्रंथ है, लेकिन एक भगवत गीता ग्रंथ है। आप भगवत गीता को डाउट कर रहे हैं। सुन लीजिए, के संघ की शाखा में जाते रहे। अच्छा, ये आप खुलासा कर रहे हैं आज। ये कह रहे हैं कि बचपन में तो आप भी खाकी निक्कर पहनते थे। नहीं, बिल्कुल, मैंने कभी आज तक खाकी निक्कर नहीं पहनी। मेरे घर में ना है, ना मेरे घर में कोई। बचपन की बात बता। कांग्रेस के मित्रों को एक बड़ा भारी फोबिया हो गया। आरएसएस का नाम ले देते हैं। अच्छा। और 1963 की 24 जनवरी का एक रिकॉर्ड है। जब 62 की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के, और उन्होंने जो हमारा उत्तरी भारत का केंद्रीय कार्यालय है झंडेवालान में, दिल्ली में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने फोन किया। परम पूजनीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी से उन्होंने बात करना चाहा, और उस समय वो नागपुर में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं इस बार 26 जनवरी की परेड में संघ अपनी गणवेश में और सेना के बाद की जो टुकड़ी है, जो संघ के लोग संचलन में देशभक्ति के गीत गाते जा, गीत गाए जा, और उसमें वो शामिल हो, अपने बैंड के साथ शामिल हो। ये सारे विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं मुकेश जी। आपके टीवी चैनल के पास पिछले 50 साल का सारा रिकॉर्ड है। आप 26 जनवरी 1963 की जो विजय चौक से लेकर के और ऑल इंडिया वहां से लेकर के जो परेड चली, उसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं फोन करके संघ के स्वयंसेवकों को खाकी निकर, सफेद कमीज, जूते, काली टोपी और उसके अंदर संघ का बैंड और उस राष्ट्रीय परेड में उसको शामिल किया। चलिए, हम पिछले 2 साल पहले मुकेश जी, पिछले 2 साल पहले यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, गोविंद जी मेरी बात को समर्थन करेंगे, उसमें एक सवाल आया 7 नंबर का, कि पूरे विश्व का स्वयंसेवी संगठन
पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन का नाम लिखो। जिन बच्चों ने आरएसएस लिख दिया वो 7 नंबर पूरा लेकर के आईएएस आईपीएस बने हुए हैं। जब सरकार किसकी आपकी आ गई थी उस वक्त या कांग्रेस वालों नहीं, हमारी सरकार नहीं थी उस समय। नहीं, ये तो सफर लंबा रहा है। 1947-48 में संघ पे बैन लगाया गया, वही बाद में 63 में जैसे ये मिसाल दे रहे हैं वो हकीकत है, उसमें फिर वो उस परेड में भी शामिल हुए। सवाल यह है कि कई बातें हुई हैं आरएसएस के साथ, इनके ऊपर इल्जाम ये भी लगता रहा कि इनकी आजादी की लड़ाई में योगदान क्या था। यह भी इल्जाम लगा कि जब इमरजेंसी लगी जनसंघ तो विरोध कर रहा था, बाकी पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन 2 पार्टियां, एक तो आरएसएस उसको सपोर्ट कर रहा था और एक सीपीआई उसको सपोर्ट कर रही थी। ये 2 पार्टियां सपोर्ट कर रही थी। ये कई किस्म की चीजें हुई हैं हिंदुस्तान के मंजीत जी, ये जो इतिहास है इसका आपको भी ज्ञान है, लेकिन अभी जो हमारा विषय है सर वो ये है कि हरियाणा में जो स्कूल है उनमें दीनानाथ बत्रा साहब की किताबों को पढ़ाया जाएगा, और इस चीज को लेकर आपत्ति है क्योंकि बत्रा साहब जुड़े हैं आरएसएस से और वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको इस चीज से आपत्ति है कि भाई संघ में जो आपने अपने लोगों को पढ़ानी है उनको पढ़ाओ, हमारे बच्चों को मजबूर मत करो किताबें पढ़ाने के लिए। जब भगवत गीता का भी रामविलास शर्मा जी ने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही थी तब भी हम इनको लेकर आए थे डिस्कशन में, हमने स्पेशल इंटरव्यू भी किया था। ये बत्रा साहब की किताबों को आप कैसे देखते हैं? देखो, बात ना रंग की है ना आरएसएस की है, जहाँ मुस्लिम लीग भी है, जहाँ अकाली दल भी है, जहाँ आरएसएस भी है, वो चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का जो आरएसएस की आइडियोलॉजी ले आने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीजों को और माइथोलॉजी को जिसका इतिहास से कुछ देना लेना नहीं है उसको तोड़ मरोड़ के किताबों में लेके दीनानाथ बत्रा जैसे जो सो कॉल्ड स्कॉलर है वो स्मगल करना चाहते हैं, और जो एंटी साइंस है, एंटी रीजन है, जो तर्क से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो दीनानाथ बत्रा ने 42,000 स्कूल हैं गुजरात में, जिसमें जो उनकी किताब पेजों में भारत, उसमें जो उसके अलग अलग पेज में को 92-93 पेज पर ये लिखा हुआ है कि हमारे जी उस वक्त भी स्टेम सेल की इतनी ज्यादा, महाभारत के काल में स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी जहां साइंस इतनी बड़ी थी कि हमने 100 कौरव पैदा कर दिए, है ना। इसी तरीके से ये 1926 में एक स्कॉटिश था, उसने जॉन लेगी ने ये टीवी का इजाद की थी, और उस किताब में एक पेज पर 60 पेज या 62 पेज पर ये लिख दिया है कि ये हमारे, तो देखो जी, धृतराष्ट्र को संजय पैलेस के अंदर बैठ के ही महाभारत का पूरा युद्ध का बता रहा था। तो आप जो टीवी की अभी लेखे फार बैठते हो, वैन वगैरह वगैरह, उस वक्त तो कह रहे थे उनके पास सारी ये टेक्नोलॉजी थी, वो अपनी दिव्य शक्ति से ये जो धर्म ग्रंथ है ना महाभारत, ये आप काल्पनिक मानते हैं या फिर ये असल में हुआ है? थोड़ा सा ये एपिक है, हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें मॉरल एजुकेशन भी है, पर वो साइंस नहीं है। साइंस नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। वो रेफरेंस उन्होंने महाभारत से लिया था। इनेलो के प्रवक्ता परवीन अत्रे जी के पास हम चलते हैं। अत्रे साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो अब धीरे धीरे इतिहास है, क्योंकि किताबों के जरिए ही बच्चे इतिहास जानते हैं, हमें वो याद होगा जो हमारे समय में स्कूल में हमें पढ़ाया होगा। मंजीत जी का ऑब्जेक्शन ये है कि जो महाभारत में जो रेफरेंस है वो रेफरेंस अब स्कूल की किताब में दिया जा रहा है कि ये जो टीवी वाली टेक्नोलॉजी तो महाभारत के समय थी, और एक ऐसी विधा भी थी कि धृतराष्ट्र साहब ने 100 बच्चे पैदा कर दिए। तो ये वाली चीजें जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उन बच्चों में से पढ़ के कोई अमेरिका जाएगा, कोई विदेश जाएगा, कोई दूसरी जगह पर जब ये एग्जाम्पल देगा, साइंस टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो इन एग्जाम्पल्स को अगर हमारे बच्चों के दिमाग में बैठाया जाएगा, नतीजा क्या होगा उसका? देखिए मुकेश जी, निश्चित रूप से सवाल सबसे बड़ा यही है। सबसे पहले तो मुकेश जी मैं खैर आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अक्सर शिक्षा के ऊपर अगर वाद विवाद की बात आती थी तो शिक्षाविदों और जो शिक्षक जो कार्यकर्ता होते थे उन लोगों का विषय माना जाता था। लेकिन आज आप इसको चैनल पे लेके आए और इस तरह से जो डिबेट कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शिक्षा नीति में अपने रास्ते से भटक रही है। सवाल बच्चों की शिक्षा का है, बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बजाय बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, बजाय बच्चों को अच्छी स्कूली सहूलतें दे,
उस तरफ ध्यान ना देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस तरह की बातें बीच में लेके आ जाती है, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद सरकार इस तरह के हालात बनाने की कोशिश करती है। देखिए, भगवाकरण कर रहे हैं, नीलाकरण कर रहे हैं, हराकरण कर रहे हैं, क्या दिक्कत है साहब? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों को अच्छे स्कूल दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, जिसकी तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है। अभी बत्रा जी एक बात कह रहे थे, बत्रा जी बोल रहे थे कि बच्चों को शारीरिक सबल होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। साहब, आप प्रदेश के 40% स्कूलों में खेल का मैदान ही नहीं है। बच्चों के 30% स्कूल तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बच्चों के पास बैठने को बेंच नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमारे जो परिचर्चा का जो पहला दौर है, इस पहले दौर में हम अब समय है एक ब्रेक लेने का, चाहे अत्रे जी हों या कांग्रेस के ढींगरा साहब हों। अब जो सरकार, मौजूदा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, आपको आरोप प्रत्यारोप का पूरा अधिकार है, लेकिन ये सरकार बने महज 1 साल हुआ है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और डिबेट भी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि पहला दौर खत्म होने जा रहा है। दूसरे दौर में हम लौटेंगे और सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन में आज बात हो रही है हरियाणा में जो बत्रा साहब की किताबों को लगाया जा रहा है, तो ओपोजिशन और कुछ लोगों का यह मानना है कि ये शिक्षा का भगवाकरण है। हमारे साथ आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हैं और एक बड़ा पैनल है जो इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। और ये जो फैसला आया है, ये उस फैसले के बाद आया है जब पहले पाठ्यक्रम में भगवत गीता को अनिवार्य करने को लेकर महाभारत हुई थी, और अब दीनानाथ बत्रा की जो किताबें हैं इसको जो पढ़ाने की बात हो रही है, इस पर तो बवाल शुरू हो गया है। दीनानाथ बत्रा की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल करने की अटकलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर किस तरीके से निशाना साध रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा के स्कूलों में पाठ्यक्रम में भगवत गीता को अनिवार्य करने पर महाभारत अभी थमा भी नहीं कि दीनानाथ बत्रा की बुक पर बवाल शुरू हो गया है। स्कूली पाठ्यक्रमों में दीनानाथ बत्रा की किताबों को शामिल करने की सुगबुगाहट क्या हुई, हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर का कहना है कि सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। जो नैतिक शिक्षा को लेकर के और जिस तरीके से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार आई है, जो उनकी विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, जो शिक्षा का भगवाकरण, वो उन्होंने हमेशा एक मुख्य एजेंडे के रूप में लिया है और वही हरियाणा में थोपने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी तरह का जो शिक्षा का सांप्रदायिकरण है उसका विरोध करेगी। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बत्रा की बुक को लेकर सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि दीनानाथ बत्रा जैसे लोग देश को बांटने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को किताबों से परहेज करना चाहिए। जहां तक आदरणीय बत्रा जी का प्रश्न है, वो जहां जहां जाते हैं उनकी शिक्षा जो है वो बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करती है, एक ग्रहण लगा देती है। हमें उम्मीद है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के बच्चों के भविष्य पर बत्रा जी की जो खुद ब खुद बुने हुए ताने बाने हैं उनसे हरियाणा के भविष्य पर ग्रहण नहीं लगने देंगे। सरकार भले ही शिक्षा और संस्कारों के संगम की दुहाई दे रही हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चूंकि दीनानाथ बत्रा संघ से जुड़े हैं, तो विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
फैसला क्योंकि मनोहर सरकार का है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा चाहते हैं कि बत्रा साहब की किताबें लगाई जाएं पाठ्यक्रम में, तो जाहिर है कि कांग्रेस को नाराज होना जरूरी है, क्योंकि ये राजनीतिक धर्म भी है ओपोजिशन का रोल अदा करना। लेकिन रामविलास शर्मा जी क्योंकि खुद हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो रोल अदा किया जा रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुकेश जी, ये जो कांग्रेस के लोग, अभी हमने विधानसभा का सत्र किया था और श्रीमान दीनानाथ बत्रा शिक्षा को समर्पित, वो जब प्रिंसिपल थे गीता विद्यालय के तब उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस समय ना हमारी सरकार थी, उनको स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। एक माने हुए शिक्षाविद हैं और इस समय लाख से ज्यादा विद्यालय, विद्या भारती एक राष्ट्रीय संस्था है, उसके वो प्रमुख हैं। जहां वो गुजरात की बात कर रहे हैं और संघ की बात कर रहे हैं, सरस्वती वंदना की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऐतराज इन मित्रों को सरस्वती वंदना पर है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। 1996 में श्रीमान वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और विज्ञान भवन दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे। दिल्ली में अंध महाविद्यालय की बच्चियों ने सरस्वती वंदना गाई, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य उस समय बंगाल के शिक्षा मंत्री थे, एंटनी साहब उस समय केरल में थे। ये जो दूसरे इस तरह के, इन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, सरस्वती वंदना का इन्होंने बहिष्कार किया। और स्टार टीवी की बहस पर बुद्धदेव भट्टाचार्य और हम बैठे थे। मैंने कहा दादा, आप लोग काली पूजा पर मंदिर जाते हो, आप 15 दिन की वहां छुट्टी मनाते हो और उसके बाद 97 में उसी विज्ञान भवन में गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए और ये सब लोग उस समय शिक्षा मंत्री थे। उसी अंध महाविद्यालय के बच्चियों ने सरस्वती वंदना गाई। तब मैंने इनसे पूछा कि अब सरस्वती वंदना सांप्रदायिक नहीं रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी नहीं रहे, एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नहीं रहे। कुछ बातें देश में स्यूडो सेक्युलरिज्म के नाम पर अब सरस्वती वंदना, इसको कौन सांप्रदायिक कह सकता है? आज पूरे विश्व में बिल गेट ने कंप्यूटर की परफेक्ट लैंग्वेज क्या हो, 2004 में उन्होंने अनुसंधान कराया नासा से और उसमें यह आया कि संस्कृत इज द ओनली परफेक्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। मंत्री जी, मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहूंगा। जी। मंत्री जी, ठीक है, आपने जो अभी बात कही, मुझे एक बात बताइए, बत्रा साहब कोई ऐसा रिसर्च उन्होंने इतिहास पे नहीं की, साइंस पे उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, मैथमेटिक्स में उन्होंने कोई फॉर्मूला इजाद नहीं किया, तो बत्रा साहब की किताबें ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? इसका जवाब दीजिए। नहीं, हम पढ़ाना नहीं चाहते। हमने बत्रा साहब शिक्षा सलाहकार समिति में, हमने एक सलाहकार समिति बनाई है और उसमें अलग अलग वर्ग से, एससी कैटेगरी से राम भगत लांग्यान रिटायर्ड कमिश्नर है हरियाणा सरकार के, आपने सदस्य लगाया उनको सदस्य लगाया। हमने महिलाओं को, आप वैसे बत्रा साहब को बनाना तो चेयरमैन चाहते थे, विरोध ज्यादा हुआ तो इसलिए सदस्य लगाना पड़ा। मेरा सवाल ये है कि आप उनकी किताबें क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चों? नहीं, उनकी किताबें हम पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अभी तो ये प्रारूप के रूप में हम नैतिक शिक्षा के नाम पर एक बहुत अलग अलग तरह के विद्वानों से, हमने मुस्लिम विद्वानों से भी सलाह मांगी है कि वो कुरान की आयतें, हम राम भी पढ़ाना चाहते हैं, रहीम भी पढ़ाना चाहते हैं, रसखान भी हम पढ़ाना चाहते हैं, जो सार्वजनिक। अब गुरु ग्रंथ साहब में तो मंत्री एक नूर तो सब जग उपजा। आप बत्रा साहब की किताबें लागू नहीं कर रहे, हम ये मान के चलें? नहीं, हम अभी बत्रा साहब को हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सेना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के और फिलोसॉफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। बात सुनने में आ रही है कि 28 तारीख को आपकी प्लानिंग है उसको लागू करने की, क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप? ओ टिंगड़ा साहब, तुसी क्यों इन्हें चिंता करते हो? तुसी तो साडे पुराने वेली हो, तुसी भी संघ दी शाखा दे जांदे रहे हो। हाले तो असी तुहाडे वल्लों भी सलाह मंगांगे
सारा नाम मिला जुला। एक्चुअली पता क्या है, देखिए आप सीनियर हैं, आप बहुत आपका एक्सपीरियंस है। मेरा एक बड़ा सीधा सवाल था कि आप बत्रा जी किताबें क्यों पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। बत्रा जी को अत्रे साहब हमने आग्रह किया है, वो शिक्षाविद हैं, वो पिछले 30 साल से 40 साल से पाठ्यक्रम के ऊपर उनकी एक मास्टरी है। हमने ये कहा है कि नैतिक शिक्षा के नाम पर हम योग भी, गीता भी, राम भी, रहीम भी, रसखान भी, हम एक इस तरह का पाठ्यक्रम चाहते हैं, उसमें आप हमारी मदद करिए, ये हमने बत्रा साहब से कहा है। और कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी और हम सब, शिक्षा क्योंकि एक गहन विषय, शिक्षा एक आदमी का विषय नहीं है, शिक्षा साल 2 साल चलने वाला विषय नहीं है, शिक्षा संस्कार संस्कृति ये भारत का प्राचीन पेटेंट है। जी मंजीत जी के पास चलते हैं। मंजीत जी, एक मिनट और लूंगा, एक मिनट और लूंगा मुकेश जी। मंत्री जी मैं आपकी बात समझ गया। देखिए नैतिक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं मैंने नैतिक शिक्षा पढ़ी है, मेरा सब्जेक्ट होता था, लेकिन वो बत्रा साहब की किताब नहीं थी, उसमें हमारे महापुरुषों की कहानियां होती थी जिससे बच्चे शिक्षा लेते थे। तो सवाल ये आ जाती है, अगर आप नैतिक शिक्षा पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए बच्चों को, महापुरुषों की कहानियां पढ़ाइए। मंजीत जी ने बताया तो बत्रा साहब ही क्यों, तो उसमें महाभारत की कहानियों का जिक्र है। क्योंकि मंजीत जी संकलन कर रहे हैं, वो जो किताबें हैं बत्रा साहब की, उन किताबों को एक राजपूत जी, जी मंत्री सरदार मनजीत सिंह जी को बड़े अदब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने महाभारत पर और संजय धृतराष्ट्र के संवाद पर, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सारे विश्व ने माना है, और उसकी टेलीविजन और इन बातों को लेकर के हम उसका खंडन नहीं कर सकते। उस समय ये बात सही है, गीता का जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र क्योंकि सूरदास थे और उन्होंने अपने मंत्री संजय से पूछा कि मामकास्य पांडवास्य किम कुर्वते संजय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये जो सारा संजय ने आंखों देखा हाल, निश्चित रूप से उस समय कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी थी और संजय ने हर सेना की सेनापति की लोकेशन बताई है। कोई न कोई विज्ञान तो था। पता क्या है, देखिए शर्मा जी एक मिनट शर्मा जी, क्योंकि आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और आप वरिष्ठ मंत्री हैं, इतनी बार आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। जो गीता की बात हम करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये फिक्शन है, ठीक है। ये आपने आप क्या इसको रियल मानते हैं या ये एक लेखक की, महाभारत किसने लिखी है बताइए? व्यास जी ने लिखी, व्यास जी ने। और रामायण किसने लिखी है? रामायण वाल्मीकि की रामायण अलग है, ये लिखी हुई है, किताबें लिखी हुई है, इतिहास नहीं है, ये इतिहास नहीं है। ये जाहिर है कि इससे अच्छा हमें वो संदेश मिलता है, हमारे बच्चों को अच्छी। इतिहास तो वेद जो है, वेद के बारे में क्योंकि बहुत सा हम कहीं और चले गए, गुलाम भी रहे, तो एक वेद की जो अस्तित्व था उसके बारे में भी लोगों ने वो खड़े कर दिए। परंतु जब मैक्स मुलर ने जर्मनी में वेदों की, चारों वेदों को जब पाया तो सर पर रख करके उन्होंने डांस किया था कि ये ऐसे सत्य से वैज्ञानिक ग्रंथ भी हो सकते हैं। एक भारत के खिलाफ, अब जैसे मेरे पास आर्काइव्स भी है, अब हमने राखी गढ़ी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी प्राचीन एक सभ्यता का हमने अनावरण किया है। पूरी दुनिया ने उसको, ठुकराल साहब, सरस्वती का अनावरण हमने किया। मेरा और जो दर्शकों का है, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आप कीजिए। जो हमारी धार्मिक पुस्तक है महाभारत, रामायण, ये आप क्या मानते हैं, ये इतिहास है या ये परिकल्पना पर आधारित एक लेखक की लिखी हुई ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये इतिहास है या परिकल्पना है? देखिए, अगर फिक्शन है, ये इतिहास भी है और विश्वास भी है। देखिए, अगर आप महाभारत को या रामायण को लेते हैं, उसका पीरियड निर्धारित करते हैं कि कब हुई, उसके बाद एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, पहली तो बात ये है। रामायण कितनी है, आप अगर आप अब चले जाए इंडोनेशिया में या बाली में या बाकी देशों में जाएं, या आप दक्षिण में, हिंदुस्तान के दक्षिण में चले जाएं, अलग अलग है, बहुत सारे अलग अलग जगह की अलग अलग रामायण है, अलग अलग राम और सीता के
चरित्र का वर्णन है, अलग अलग कहानी है, कहीं जाके इकट्ठी होती है, कहीं भिन्न हो जाती है। कहानी है या असल है ये सवाल नहीं, राम जी हुए होंगे कभी? नहीं, हम मेरे ख्याल में ये बहस ना राम जी के नाम पर मंत्री जी ने एकदम हामी भरी है कि राम जी रहे। आप ऐसे कीजिए कि ये हम आस्था और कल्चर हिस्ट्री को एक तरफ छोड़ दें, हम बात करें हरियाणा की इस वक्त की शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हमें जरूरत क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी में। अगर हमें एक हिंदुस्तान मजबूत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुस्तान को लेके जाना है, एक वर्ल्ड पावर बनाना है, तो हमें क्या करना होगा। मैं मानता हूं कि आपको कुछ धार्मिक शिक्षा, कोई दूसरी शिक्षा या कोई आपको कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग होगा आपका मैदान में। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि गीता पढ़ने की बजाय अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो आपकी नसों में जो ताजा खून दौड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगी गीता में क्या लिखा हुआ है। बहुत अगर और इसी लाइन पर हम ब्रेक लेंगे। और मुकेश जी एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो बात आप निवेदन करना चाहते हैं, ये दर्शक हमारे जो हैं वो आपकी बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है रामविलास शर्मा जी की। कहीं मत जाइए, रामविलास शर्मा जी ब्रेक के बाद जो बात कहना चाहते हैं उसे सुनने के लिए बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के आपके फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन के साथ। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुछ बात आपसे कहना चाह रहे थे। जी हाँ, दर्शकों से कहना चाह रहे थे। कहिए शिक्षा मंत्री जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं मुकेश जी एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता था कि जैसे शंका का क्या है कि भाई राम जी के ऊपर भी अब तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने और 3 जस्टिस की बेंच ने, श्रीमान धर्मवीर शर्मा ने बहुत वर्षों का वर्ल्ड से खनन वाले विशेषज्ञ बुलाए, एक खंबे का 50 फुट तक की खुदाई हुई और श्रीमान धर्मवीर शर्मा ने वो जजमेंट सुनाया कि अयोध्या में ये राम मंदिर था, ये राम मंदिर रहेगा। अब कहीं कोई कल्पना की, कोई अंदाजे की उसकी तो गुंजाइश नहीं रही। भारत का हर चीज जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। वो मान लेते हैं हम कि जो जितना भी हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी के सभी घटनाएं घटित हुई हैं। आज का ये बयान हम आपका मान लेते हैं। हमें ये बताइए, जो बत्रा साहब की किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों पैदा करते हैं आप? कभी बोलते हैं आपकी गीता पढ़िए, सुन लीजिए, कभी आप कहते हैं सूर्य प्रणाम कीजिए, कभी संस्कृत जो है इसको पढ़िए। जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं आप? नहीं, पढ़ाएंगे तो ही तो पढ़ेगा ना जी। अब मुकेश जी जैसे आपने बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार के बारे में कहा, बाबा रामदेव को जब हमने मुझे इसके बारे में नहीं ज्ञान चाहिए, सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार ये भारत की योगिक क्रियाएं पूरी दुनिया करती है। ये योगिक क्रिया अहमद भाई नहीं करना चाहते ना, डॉन जो अपने ईसाई भाई हैं वो नहीं नहीं गीता के बारे में देवबंद जो मुस्लिम थॉट ऑफ स्कूल है, उन्होंने कहा कि गीता कोई धार्मिक पुस्तक अकेली नहीं है, ये ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, ये भारत की रीत भी है, ये भारत का प्रीत भी है, ये शंका भी है, ये समाधान भी है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो 18 अध्याय का ये संवाद है, ये आप इसके अंदर श्रद्धा से उतरिए। आपके पुराने साथी ढींगरा साहब उंगली उठा रहे हैं कुछ? नहीं, ढींगरा साहब कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। कहिए ढींगरा साहब क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में आपको अच्छे दिनों की लोगों ने वोट दी। आप ये बताएं कितने स्कूलों में क्या शिक्षा का आधार हो रखा है, कितनी बुरी हालत हो रखी है। जो इस समय टीचरों की हालत है, 20-30 हजार टीचर तो आपने बाहर कर दिए हैं, उनको घर का रास्ता दिखा दिया। एक ही कलम से पक्का होने की बात आपने उनसे पहले की थी, इलेक्शन से पहले। आज ये बताएं कि वो उन लोगों को पक्का करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
जहां तक जो स्कूलों की हालात है इस समय, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो थोपी हुई पुस्तकें हैं उसके बारे में तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन जो हालात है इस समय हरियाणा के, उसके बारे में आप बताएं कि आप उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। 4 साल अभी आपके पड़े हैं, 1 साल तो खत्म हो गया, इसमें तो आपने टीचर निकालने का काम किया। अब जो 30,000 टीचर निकल चुके हैं उनका क्या होगा? हरियाणा में शिक्षा के लिए शिक्षक मौजूद नहीं है वहां पे। आप देखिए, बाबा रामदेव की भी बात कर रहे थे, अब बाबा रामदेव ने जो लोगों के बिजनेस है वो बंद करा के अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं। सारी तरफ भाजपा जो है किस तरह के काम करने जा रही है। लोगों ने तो आपको अच्छे दिन के वोट दिए थे, अब वो बताएंगे अब क्या होने जा रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं? मुकेश जी, हमारे भाई केवल ढिंगड़ा को मैं बताना चाहता हूं कि 26 अक्टूबर 2014 को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। जिन शपथ ली थी अक्टूबर, मतलब बस 1 साल होने ही वाला है। हाँ, 1 साल होने वाला है। हमने अभी 6,500 कंप्यूटर टीचर और लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर की जो लैब्स थी, ऐसे लोगों को ये पिछली सरकार, ढिंगड़ा जी की सरकार के समय में इनका 18 महीने का वेतन। अब लैब असिस्टेंट के सामने तो झुक भी गई आपकी सरकार। नहीं, झुकने की बात नहीं है। हमने ढिंगड़ा जी की सरकार में 18 महीने का वेतन और उन नौजवानों से इन्होंने एक कंपनी बनाई अपने यारे प्यारों की। 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। एक अत्री साहब, चलो 24,000 रुपया, आखिरी दौर चल रहा है। 24,000 रुपया मुकेश जी, इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर उन 6,500 लोगों से, सवाल मेरा भी इकट्ठा हमने 71 करोड़ रुपया। मंत्री जी एक सुन लीजिए उनका भी, क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है, फिर समय खत्म हो देश में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ, ये आप भी जानते हैं। अक्टूबर में आपकी सरकार है, जैसे आपने माना, जो पिछला रिजल्ट आया 10वीं का और 12वीं का, मंत्री जी आधे जिले ऐसे थे जहां पे रिजल्ट 30% से भी कम था। 6 महीने आप भी थे बीच में, 6 महीने आपने एज ए एजुकेशन मिनिस्टर सरकार चलाई और शिक्षा विभाग को देखा। तो ऐसे क्या, अगर हालात ऐसे हैं कि आधे से ज्यादा जिलों का रिजल्ट 30% से कम रहता है, कम 50 स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 0% रहता है, आपका सवाल का भी जवाब देंगे। मंजीत जी, आपका आखिरी सवाल। हाँ, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे भाजपा के लीडर, भले वो खट्टर साहब हैं, भले ये मिनिस्टर हैं, भले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये आरएसएस की बैकग्राउंड से आए हैं। ये विद्या भारती स्कूल चलाएं, 1 लाख चलाएं, 2 लाख चलाएं, वो इनके अपने एक आरएसएस के स्कूल हैं और आरएसएस उनके टीचरों को ट्रेन करती है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के सरकार जो एक बजट से चलते हैं ये स्कूल जो, तो उसमें ये आरएसएस के एजेंडे को लागू करना। 10 सेकंड आपके पास जी, ठुकराल साहब। देखिए, शर्मा जी से तवक्को ये है, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, तवक्को ये है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करें, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल को ऊंचा करें, ताकि हम आगे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पैदा कर सकें, साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आए। ये गीता लोग पढ़ लेंगे, मंदिर में बैठ के पढ़ लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे। कमेंट है मंत्री जी आपका, जिस अंदाज में, शायराना अंदाज में आप देते हैं वो दीजिए, फिर बिग बुलेटिन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए मुकेश जी, मैं ढिंगड़ा जी की, अत्रे साहब की, सरदार मंजीत सिंह जी की और ठुकराल साहब का मार्गदर्शन हम वर्षों से लेते रहे हैं। मैं ढिंगड़ा जी को ये कहना चाहता हूं, पिछली सरकारों में 71 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने, और जिन 20,000 अध्यापकों की बात कर रहे हैं वो हमने नहीं हटाए, और 20,000 नहीं है, वो केवल 3600 गेस्ट टीचर हैं। वो कोर्ट, माननीय जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये भर्ती गलत हुई है और इनका साइंटिफिक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। और वो जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें हाथ की जगह पांव का अंगूठा लगा हुआ है। खैर ये जो तर्क आप दे रहे हैं, अब क्योंकि इस परिचर्चा को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, समय
समाप्त हो रहा है, लेकिन ये सभी तर्क मंत्री जी जब आप जाकर उनके सामने वायदा करते थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहली कलम से हम पक्का कर देंगे, उस वक्त आपको जानना चाहिए था। बहरहाल बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में आज बस इतना ही। जो मैनिफेस्टो में लिखा है दोबारा से मैनिफेस्टो को आपके डिस्कस करेंगे, विधि विधान से उनको आपके साथ हम खास मुलाकात भी रखेंगे, चक्रव्यूह में भी इन सवालों को लेंगे। लेकिन आज बिग बुलेटिन में बस इतना ही, क्योंकि अब समय हो रहा है हमारे राष्ट्रीय समाचार का। कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।